तो एक नई इन्वेजिव मॉस्किटो स्पीशीज यानी कि एक नया वेक्टर आप एक तरह से कंसिडर कर सकते हो, वो एक मेजर थ्रेट बन चुका है इंडिया के 2030 तक के मलेरिया के इरेडिकेशन के प्रोसेस को लेकर। और हो सकता है रशिया आने वाले टाइम में यूक्रेन से कुछ टेरिटरी को स्वैप करने का प्लान भी आगे पुट फॉरवर्ड करे। एंड साथ में एक रिपोर्ट आई है जो ये पूछ रही है आपसे, इवन कि अपने ओपिनियंस भी यहाँ पर ये दे रही है कि क्या गोल्ड के प्राइसेस 2026 में विल दे कंटिन्यू टू राइज और नॉट। सो इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2025 के न्यूज़पेपर द हिंदू, सोर्स जो हमारा सोल वही रहता है, एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहली आपकी न्यूज कह रही है, थाई प्राइम मिनिस्टर सेज मिनिस्टर्स टू अटेंड ट्रूस टॉक्स विद कंबोडिया एज phnom पेन क्लेम्स न्यू स्ट्राइक्स। सो अब क्या है, कंबोडिया और थाईलैंड दोनों का ही ये 100 साल पुराना टेरिटोरियल डिस्प्यूट अलॉन्ग विद दैट ऑफ सर्टन एरियाज जो कि 100 से 150 किलोमीटर वाला रीजन है, एंड इवन कि सारा का सारा इशू जो है वो कॉन्टिन्यूसली आप देखोगे कि प्रॉब्लमैटिक रह रहा है। अब इन टोटल जो डिस्प्यूट है वो मैरीटाइम बॉर्डर्स को अगर हम इंक्लूड करके देखें तो 800 किलोमीटर तक का है, ठीक है, जो कि कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही है, उससे काफ़ी आप कह सकते हो कि रीजन को वो कवर कर रही हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट जो बॉर्डर रीजन है उसके अंदर 800 किलोमीटर्स का ये डिस्प्यूट इनका रहता है। एंड डिमार्केशन कब हुई थी, जब फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी कोलंबिया, राइट। तो उस टाइम पे एक कमीशन को बिठाया गया था, एंड थाईलैंड जो कि उस टाइम पे ऑटोनोमस यहाँ पर आप कह सकते हो कंट्री की तरह एग्जिस्ट कर रहा था, वेरएस कंबोडिया उस टाइम पे एक फ्रेंच कॉलोनी था। बट कमीशन के बेसिस पे अब फ्रेंच कॉलोनिस्ट ने जो अब डिमार्केशन कर दी विद रिस्पेक्ट ऑफ द बॉर्डर्स, तो अब उसके बाद से ये लेकर अभी तक ये इशू क्रिएट हुआ जा रहा है एंड उसको खींचा जा रहा है ना। तो अब यहाँ पर फाइनली दोनों कंट्रीज के बीच में, यूएस से बीच में आकर देख चुका है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती नहीं है। देन उसके बाद एशियन नेशंस में स्पेसिफिकली अब ट्रीटी को ब्रोकर करने के लिए या एक पीस टॉक को ब्रोकर करने के लिए थाईलैंड जो है उन्होंने इंटरवीन किया। थाईलैंड की तरफ से इंटरवेंशन भी काम यहाँ पर नहीं आती है। तीसरी चीज यहाँ पर फाइनली अब जो ट्राई किया गया है कि आपस में दोनों कंट्रीज बैठकर इसको सॉर्ट आउट कर सके, वो भी यहाँ पर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अब फाइनल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि इतने सारे लोग मर चुके हैं ऑलरेडी, 98 पीपल ऑलमोस्ट दे हैव डाइड अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर ही, एंड बहुत सारी ऐसी कैजुअलिटीज हैं जो कि अभी तक मे भी रिपोर्ट भी नहीं हुई होंगी। तो ये दोनों कंट्रीज को फाइनली ये लग रहा है, एंड दोनों कंट्रीज में अब ये काउंटर पार्ट्स को ये चीज़ों को समझना पड़ेगा एट द एंड, ठीक है, कि अब जो भी सीज फायर होती है, ठीक है, वो फाइनल हो। इसके बाद कोई भी अब एक सीज फायर को ना तोड़े। अब पहले भी पीस टॉक्स के बाद जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल होने की कोशिश होती है, बट दूसरी कंट्री की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो जाती है, देन इन रिटालिएशन दूसरी कंट्री ये चीज़ करती है, ठीक है। तो थाईलैंड कंबोडिया को आपस में इस चीज़ को लेकर जिम्मेदारी यहाँ पर लेनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है वाइल सिटिंग ऑन द टेबल। तो आप लोगों की जान लेने में क्यों तुले हुए हैं यहाँ पर, है ना, कि ये इंटेंसिटी बॉम्बार्डमेंट की कभी एक रीजन से कभी दूसरे रीजन के अंदर, फिर फाइटर जेट्स F-16 भी यहाँ पर भेज दिए गए थे थाईलैंड के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसको खत्म किया जाना चाहिए। बाउंड्री डिमार्केशन जो है उसका प्रोसेस आप सॉर्ट आउट कर सकते हो बायलेटरली ऑल्सो, है ना। एंड एशियन जो आप चार्टर है उसके अकॉर्डिंगली भी इन दोनों के लिए यहाँ पर यही चीज को बोला गया कि पीसफुली एंड डिप्लोमेटिकली ऑल्सो यू कैन टेक आउट वेरियस अदर रिफॉर्म्स बाय विच के इश्यूज जो है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अब मेजर मुद्दों में से कुछ एक मुद्दे के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है प्रिया विहार टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द क्लिफ ऑफ डांगरेक माउंटेन्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है डांगरेक माउंटेन्स कंप्लीटली आर fold mountains just like Himalayas. Which of the statements above is or are correct? तो प्रिया विहार टेम्पल जनरली अगर हम देखें तो अब मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है ना कंबोडिया की एंड इवन थाईलैंड वाले रीजन की भी, तो बुद्धिस्ट ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं, हिंदूज भी है वहाँ पर रहते हैं, बट मेजॉरिटी में अगर आप देखो दोनों साइड बुद्धिस्ट ही है, ठीक है। तो रिलीजन जो बुद्धिज्म है वही डोमिनेट करती है मैक्सिमम पॉपुलेशन को। बट जो ये प्रिया विहार टेम्पल है वो दोनों कंट्रीज के लिए एक बोन ऑफ यू कैन से कंटेंशन भी है और एक मुद्दा भी है कि जो किसके ऊपर ये किसकी टेरिटरी के अंदर ये फॉल करता है। वैसे अगर हम वो फ्रेंच कमीशन के बेसिस पर डिसीजन ले तो वो कंबोडिया के अंडर ही आ रहा है ना। तो अब वही जो है आईसीजे के अंदर भी केस चला गया, आईसीजे के बाद भी 1960s में केस जब आईसीजे के पास गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो भी कंबोडिया के अंडर ही जो टेम्पल है उसको दिया गया था। बट उसके बाद भी अभी तक थाईलैंड जो अपना क्लेम यहाँ पर नहीं छोड़ रहा है उस रीजन को लेकर, जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि सिंस ये क्लिफ की एंड के ऊपर यानी कि एक माउंटेन की चोटी या समिट के एंड के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है, एंड थाईलैंड वाली साइड से उसको उस टेम्पल को एक्सेस करना आसान है, इस वजह से वो अपना क्लेम यहाँ पर रखते हैं, है ना। एंड
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टेम्पल है ये एक शिवा टेम्पल है, ठीक है। तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टेटमेंट नंबर ए बनता है, ठीक है। तो प्रिया विहार टेम्पल जो है लोकेटेड ऑन द क्लिफ ऑफ डांगरिक माउंटेन्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डांगरिक माउंटेन्स कंप्लीटली आर फोल्ड माउंटेन लाइक हिमालयास, तो ये फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, ठीक है। तो आपको ये मैं प्रोसेस समझा देती हूँ थ्रू पिक्चर्स। पहले तो आप ये मैप देखो, तो अब ये कंबोडिया वाला रीजन है, ये थाईलैंड वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये डांगरेक रेंज जो है वो नजर आ रही होगी, दिस इज योर डांगरेक रेंज, ठीक है। तो अब इसी वजह से आप ये डांगरेक रेंज के आसपास अगर आप देखो कि यहाँ पर आपकी जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, एक सबडक्शन वाला पॉइंट आपने देखा होगा, एक डाइवर्जेंस होती है, एक कन्वर्जेंस होती है। तो कन्वर्जेंस मतलब एक दूसरे की तरफ जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आती हैं तो क्या हो रहा है, या तो टेक्टोनिक प्लेट नीचे सबड्यू हो जाती है या वो फोल्ड कर जाती है। अगर वो फोल्ड कर जाती है तो वो फोल्ड माउंटेन बनेगा, बट अगर वो सबड्यू कर जाती है तो वो सबडक्शन का पॉइंट बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पॉइंट ऑफ सबडक्शन बनता है, ठीक है। अब बहुत साल लगते हैं इस प्रोसेस को होने में। तो जब ये पॉइंट ऑफ सबडक्शन हुआ उस टाइम पे इस वाले रीजन के अंदर सारा ओशन था, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ सबडक्शन जो है इतना ज्यादा मेजर था कि अब कोई एक रीजन है, सपोज ये माउंटेन्स नहीं थे, इनिशियली इट वाज अ प्लेटो लाइक सिचुएशन, बीच में नदी बह रही थी कहीं पे एंड ये आसपास ओशन वाला रीजन था एंड अंडर ओशन वाला ये पूरा सिनेरियो है। तो अब एक टेक्टोनिक प्लेट इस टेक्टोनिक प्लेट के नीचे सबड्यू करना शुरू कर देती है, तो आसपास जो इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरिया था, क्या होता है कि सबडक्शन की वजह से इतना ज्यादा प्रेशर, बार बार प्रेशर डलता जाता है, तो इस वजह से जो ये पूरा का पूरा एरिया जो पॉइंट ऑफ सबडक्शन था ना, वो एक के ऊपर एक क्लस्टर बनना शुरू हो गया ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आप एक भीड़ में खड़े हैं बस के अंदर, सपोज, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि और लोग उस बस के अंदर चढ़ गए क्योंकि उसके अंदर जगह नहीं थी। आप धीरे धीरे करके चिपकते जाएंगे, साथ साथ चिपकते जाएंगे, एट द एंड आप क्या करोगे, आप अपना हाथ थोड़ा ऊपर करना शुरू करोगे कि हाँ आपको खुद सपोर्ट मिल सके, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जो है मे बी कोई अपने से लंबे व्यक्ति को पकड़ेंगे या किसी पोल को पकड़ेंगे जो आपसे बड़ा होगा, ठीक है। एक सिंपल से कॉमन सेंस वाली बात बता रही हूँ आपको। तो इससे क्या हो रहा है कि एक प्रेशर डल रहा है एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना। तो वो इकट्ठा होते होते एक सडनली एक ऐसा पॉइंट बन गया कि वो एक माउंटेन रेंज को यहाँ पर, जिसको हम डांगरेक रेंज बोलते हैं, वो बन गई, ठीक है। तो एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि खोरात प्लेटो के बीच में ये यूनिफॉर्मली पहले पाइल्ड अप थी, यूनिफॉर्मली पाइल्ड अप होने की बाद धीरे धीरे करके देखो कि पॉइंट ऑफ सबडक्शन की वजह से जो अब नीचे लाइमस्टोन था, ठीक है, मेजॉरिटी अगर आप डांगरेक माउंटेन्स को देखोगे तो लाइमस्टोन यहाँ पर ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन एंड रिलेटेड मिनरल्स जो कि हैं उसका यहाँ पर पहाड़ या हीप बनना शुरू हो गया ड्यू टू दैट काइंड ऑफ प्रेशर। तो अब इस पॉइंट ऑफ सबडक्शन की वजह से जो डांगरेक रेंज है ये बन गई, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो कि नेचुरल बैरियर है जो कि डिमार्केट करता है बाउंड्री बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। तो इसी माउंटेन रेंज की एंड पे आप देखोगे कि हमारा जो प्रिहार टेम्पल है वो एग्जिस्ट, प्रिहार टेम्पल जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट नंबर ए। देन यूएस स्ट्रक आईएस फोर्सेस इन नाइजीरिया आफ्टर ग्रुप टारगेटेड क्रिश्चियंस, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो नाइजीरिया है वहां पर जो पॉपुलेशन है वो 50% मुस्लिम्स, मेजॉरिटी भी क्या है 50% मुस्लिम्स हैं, 50% दे आर क्रिश्चियंस, ठीक है। तो क्रिसमस ईव भी थी, क्रिसमस का कल दिवस भी था, क्रिसमस ईव 24th नाइट एंड कल क्रिसमस भी, कल परसों में क्रिसमस निकला क्योंकि न्यूज़ कल की है, आज छपी है, तो क्रिसमस वाले डे की ही बात होगी, उसके आसपास वाली बात है ना। तो अब क्या होता है कि नाइजीरिया में अब बहुत सारे मेजॉरिटी आप कह सकते हो कि इंटरनली जब दो डिफरेंट फेथ्स जो है दे आर को एग्जिस्टिंग, तो बीच में कुछ ऐसे फाउल प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होगी प्रोसेसेस की, वहाँ पर फाउल प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व भी होते हैं। तो अब यही टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं इनको अब इंटेलिजेंस ऑफ नाइजीरिया एंड इवन की यूएस की इंटेलिजेंस ने रिकॉग्नाइज किया। अब नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने यही इंटेलिजेंस जो है वो यूएस को कंफर्म भी की, ठीक है। एंड उसके बाद सिंस देवर दोज पीपल या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेकेयर ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ऑन डिफरेंट इवेंट्स, ड्यूरिंग डिफरेंट इवेंट्स। तो इसी वजह से अब क्या होता है कि मास आप कह सकते हो कि अटैक्स नाइजीरिया की गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद यूएस की गवर्नमेंट ने उन सारे जो इस्लामिस्ट प्लेयर्स हैं या फाउल प्लेयर्स हैं उनके अड्डों के ऊपर यहाँ पर अटैक किया है। तो कोई सिविलियन कैजुअलिटी की बात यहाँ पर नाइजीरिया के गवर्नमेंट ने भी नहीं बोली है, ठीक है। बट एक सिंपल सा आपका ये न्यूज़ यही कहती है कि जो अटैक हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, बाकी कोई और मेजर डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है। बट गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया ने शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पर अप्रूवल दी है कि जो कुछ भी हुआ है हमारी अप्रूवल की वजह से ही हो पाया है, कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको किसी भी तरीके से यूएसए ने इवेड नहीं किया है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर नाइजीरिया, बेनिन, गाना, नाइजर या कैमरून।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गाना। ठीक है, अभी आपकी नाइजीरिया वाला रीजन आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बिल्कुल साथ बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर है आपके बेनिन के हैं, नाइजर के हैं, चैड के हैं, ठीक है, एंड देन कैमरून के हैं। बट उसके अलावा अगर आप देखो कि हमारा गाना वाला रीजन है, उसके बीच में यहाँ पर एक टोगो करके कंट्री है, वो एग्जिस्ट कर रही है, रीजन है वो एग्जिस्ट करती है। तो गाना जो है इमीडिएट लैंड बॉर्डर यहाँ पर या इनफैक्ट किसी भी तरीके से लैंड बॉर्डर जो है नाइजीरिया के साथ शेयर नहीं करता। एंड नाइजीरिया का एक साइड जो बॉर्डर है, आप कह सकते हो कि साउथ वेस्टर्न साइड या ऑलमोस्ट सर्दर्न साइड ऑफ द बॉर्डर जो है वो अटलांटिक ओशन के अंदर फॉल करता है। ठीक है, तो अब ये इसी वजह से ये पूरी की पूरी न्यूज आपकी क्लियर होती है। देन इन्वेजिव मॉस्किटो स्पीशीज थ्रेटन्स इंडिया 2030 मलेरिया एलिमिनेशन गोल। तो अब क्या है, इंडिया ने ये चीज एज पर WHO की गाइडलाइंस अप्रूव की थी कि हम बाय 2030 पूरी जान लगा देंगे कि इरेडिकेट कर सके मलेरिया को इंडिया से। ठीक है, अब मलेरिया जो है स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, क्योंकि मच्छर टेम्परेचर जो है उसका एग्जिस्ट करने का, ठीक है, तो वो अब जनरली कहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब टेम्परेट में भी इतना नहीं, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। वेयरएज अगर आप देखो कि टेम्परेट रीजन से ऊपर अगर आप कोल्डर रीजन्स की तरफ जाने की कोशिश करो, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो होता है, तो मॉस्किटोज एंड इवन के जो लार्वाज हैं वो उनके सर्वाइव नहीं कर पाते। तभी आप अगर नॉर्डिक कंट्रीज एंड इवन कंट्रीज लाइक USA में देखोगे तो मच्छर वगैरह या ठंड वाले इलाके वाली जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे कि मच्छर या मॉस्किटो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मलेरिया की जो प्रॉब्लम है, डेंगू रिलेटेड प्रॉब्लम है, चिकनगुनिया है, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब कंट्रीज लाइक अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन नेशंस जितने हो गए, इंडियन कंट्री हो गई, इवन साउथ ईस्टर्न नेशंस जो हो गए, साउथ एशियन नेशंस भी हो गए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादातर एग्जिस्ट करती है ना। तो अब इट इज़ अ फेटल डिजीज एज वेल। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी डेवलपिंग नेशंस के अंदर ही ज़्यादातर देखने को प्रॉब्लम मिल रही है। सो अब जो WHO है वो चाहता है कि फेटेलिटीज़ को रोका जा सके। क्यों? क्योंकि मलेरिया को रोकना बहुत ज़रूरी है। मेजर कॉज ऑफ फेटेलिटीज़ अगर आप देखोगे इवन के अफ्रीकन नेशंस के अंदर वो मलेरिया ही रहता है। तो 2027 तक अभी तक सरकार का यही गोल था। एंड इवन की जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली 4-6 महीने पहले भी न्यूज़पेपर में आई थी कि सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ आप कह सकते हो मलेरिया के केसेस इंडिया ने रजिस्टर किया इस साल, कि धीरे धीरे करके बाय 2030 एज वी प्रॉमिस WHO के बेस पे, या WHO को जैसे ही प्रॉमिस किया गया था इंडिया के द्वारा, 2030 तक हम मलेरिया से इरेडिकेट हो जाएंगे, या मलेरिया जो है इंडिया से इरेडिकेट कर दिया जाएगा। बट अब एक प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि एक नया वेक्टर एनालाइज किया गया है। वेक्टर क्या होता है कि जो कैरियर हो सकता है प्लाज्मोडियम का। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है, जिसके थ्रू मलेरिया स्प्रेड होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब नया वेक्टर, वैसे हम एनोफिलीज बोलते हैं या एडिस इजिप्टाई को बोलते हैं, है ना। तो अब उसके इसमें एनोफिलीज स्टिफेंसी करके एक नया वेक्टर जो है, एक नए तरह का मच्छर जो है, वो बॉर्डरिंग नेशन से इंडिया वाले साइड यहाँ पर माइग्रेट होता हुआ नजर आ रहा है। मच्छर तो चलो माइग्रेट हो ही रहा है, उसको आप किस तरीके से रोक नहीं सकते, बट ह्यूमन बॉडी जो है वो भी कैरियर बन सकती है। सपोज कीजिए कि कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति, स्पेसिफिकली न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो स्पेसिफिकली यहाँ पर बांग्लादेश का नाम लिया गया है। ठीक है, बांग्लादेश के अलावा अगर आप देखो कि डिफरेंट रीजन्स जैसे कि अभी इवन श्रीलंका ऑल्सो, ठीक है, तो ये म्यांमार वाला रीजन हो गया, ये सारी कंट्रीज जो हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर सिविल सिचुएशन सही तो है नहीं है। ठीक है, श्रीलंका को एक साइड रख दो, इवन म्यांमार की अगर आप बात करो वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट मल्टीपल तरीके से चल रहे हैं, है ना। तो अब वहाँ पर किसी व्यक्ति को वो मच्छर काटता है, ठीक है, ऑल्दो मलेरिया जो है वो एक बार ह्यूमन टच नहीं फैलता, ठीक है, उसको ये मच्छर अगर काट भी रहा है, ठीक है, तो वो इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर इंडिया में बॉर्डर से माइग्रेट होकर इंडिया में आता भी है, उसको यही सेम मच्छर अगर आप देखो एनोफिलीज दैट इज स्टिफेंसी, अगर वो उसको काट रहा है, ठीक है, या वो उसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड से दूसरे व्यक्ति को जो कि इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, ठीक है, उसको भी ये जो डिजीज है वो फैला सकता है। तो मल्टीपल तरीके से ये चेन शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो इसी वजह से यहाँ पर सरकार चाह रही है कि इसे यहाँ पे ही रोका जा सके। क्यों? क्योंकि अभी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम असम की बात करते हैं, त्रिपुरा की बात करते हैं, ओडिशा की बात करते हैं, मिजोरम की बात कर रहे हैं, तो ये रीजन्स के अंदर सर्टन पॉकेट्स के अंदर, मतलब सर्टन एरियाज जो कि बॉर्डर के आसपास है, वहां पर ये केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया है कि जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं, ठीक है, उनके साथ जो स्टेट्स लगती है इंडिया की, जिनका मैंने नाम आपको भी बताया, वहां पर मलेरिया से रिलेटेड जो टेस्टिंग है
वो बढ़ा दी है, एंड उन लोगों का यहाँ पर मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको भी रोक दिया है। ठीक है, रोक भी क्या दिया, काफी हद तक कम कर दिया है, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, एंड इवन इफ फाउंड पॉजिटिव तो उनका यहाँ पर क्वारंटीन या अलग से रखा जाएगा। ठीक है, एंड ये इसी वजह से, क्योंकि इंडिया के अंदर मलेरिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, अब हेल्थ जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, और अगर यही डिजीज इन द कोर एरियाज ऑफ इंडिया अगर फैल गई तो वापस से वो मलेरिया रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्यों, उसके पीछे का ये जो स्टेप लेने के पीछे का सरकार का रीजन एक ये भी है कि अब जो ये डिजीज मलेरिया जो है इस वजह से स्प्रेड होता है स्पेसिफिक वेक्टर की वजह से, वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, एंड काफी डिलेड प्रोसेसेस पे या डिलेड स्टेज पे पता लगता है। ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तीसरी चीज यही है कि ये जो स्पेसिफिक वेक्टर है ये अब नॉर्मल ह्यूमन की इनहैबिटेशन वाले प्रोसेसेस के अंदर, सर्कमस्टांसेस के अंदर ग्रो कर सकता है। यानी कि जब हम मलेरिया की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि स्टैग्नेंट वाटर जो है स्पेसिफिक, अगर हम एडीज एजिप्टाई की बात करते हैं तो स्टैग्नेंट वाटर कहीं पे मत छोड़ो। ठीक है, या साफ पानी में भी मच्छर कई बार ये रह जाता है ये वो, बट इन दिस सिचुएशन अगर हम बात करें, अगर आप पानी साफ भी कर रहे हो, स्टैग्नेंट हो वाटर या कोई भी चीज़ है, अगर आप पानी रेगुलरली साफ भी कर रहे हो, टैंक्स भी अगर आपके एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर भी एग्जिस्ट कर लेता है। ठीक है, कि जो पानी के लिए स्टोरेज के लिए भी अगर लोग कोई रख रहे हैं, साफ पानी को भी रख रहे हैं या डेली बेसिस पे उसको चेंज भी कर रहे हैं ना, तो ये अनोफिलीज स्टिफेंसी का यही एक पॉइंट है कि वो वहाँ पर भी सस्टेन कर जाएंगे। ठीक है, दैट इज ड्यू टू देयर इट्स एबिलिटी टू थ्राइव इन अर्बन एनवायरमेंट्स। ठीक है, एंड आर्टिफिशियल कंटेनर्स के अंदर भी अपने आप को ब्रीड कर सकते हैं। तो अब इनकी एफिशिएंसी ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा है जेनेटिकली, जिस वजह से ये एक ग्रेटर रिस्क को पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकली अगर आप देखो, इंडिया के अंदर यहाँ पर सर्वेलेंस सरकार बढ़ा रही है विद दिस थिंग, एंड इसी वजह से, ताकि कोर एरियाज के अंदर ये ना फैल पाए, इसी के रीजन की वजह से जो सरकार है वो अपनी सर्वेलेंस बढ़ाती जा रही है, एंड फर्दर उसको स्टेप्स ले रही है इरेडिकेट करने के, कि अभी जो ये पॉकेट एरियाज के अंदर है उससे ज्यादा ये एक्सेस में अब इंटीरियर या डेप्थ के अंदर, डेप्थ रीजन के अंदर, डीप रीजन के अंदर ऑफ इंडिया ना फैल पाए। ठीक है, तो इसी वजह से डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखोगे बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं वो जनरली अब ट्राइबल एरियाज हैं, है ना। ट्राइबल एरियाज के अंदर अब क्या है कि आपको पहले तो कोर एरियाज में लोग जाने नहीं देते, अगर आप जा भी रहे हो तो वहाँ पे टेस्टिंग के रेट्स जो है वो बहुत कम है, आपको सिम्टम ही समझ में नहीं आएंगे, तो ऑपरेशनल गैप्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है इसी वजह से सरकार थोड़ा अलर्ट होकर पहले से ही टैकल करने की कोशिश कर रही है। आई होप आपको इससे ज़्यादा सिंपल मैंने चीज़ें नहीं, अब मेरे को लगता है बता सकती थी आपको, बट कोई डाउट हो फिर भी पूछ सकते हो। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रही है, इन 2024 द WHO in 2024 WHO African region was home to 95% of malaria cases. Second, there are 5 Plasmodium parasite species that cause malaria in humans. Which among the following statement is correct about malaria as per WHO? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। आपकी पहली स्टेटमेंट कह रही है कि WHO के अंदर अफ्रीकन रीजन जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली कैरी करती है हाई शेयर ऑफ द ग्लोबल मलेरिया बर्डन, जो कि मैंने आपको शायद बता भी दिया था। तो 2024 का डेटा ये कह रहा है कि 95% ऑफ द मलेरियल केसेस जो थे वो अफ्रीकन रीजन से आए थे, एंड देन 5 ऐसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स हैं जो कॉज करते हैं मलेरिया इन ह्यूमंस, एंड 2 ऑफ दीज स्पीशीज आर P. falciparum and P. vivipax. Pose threat to the P. falciparum is the deadliest malaria parasite and most prevalent in the African continent. P. vivax जो है डोमिनेंट मलेरिया पैरासाइट है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। उसके अलावा बाकी 3 कौन से हैं, दैट इज P. malariale, P. ovale एंड P. knowlesi। तो इसको एक बार ना लिख लेना अपने नोट्स के अंदर कि ये 5 ऐसे आपको कह सकते हो कि मलेरिया के लिए स्पेसिफिकली पैरासाइट्स जो कि अब रिकॉग्नाइज किए गए हैं WHO के द्वारा। देन थार डेजर्ट कुड एक्सपैंड अप टू दिल्ली सेज पायलट एज ही जॉइंस मार्च फॉर अरावलीज। और अरावलीज को लेकर ये डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है कि इलीगली जो माइन किया जाएगा एरिया, एंड पूरी की पूरी अरावलीज खत्म हो जाएंगी। एंड फाइनली जो थार डेजर्ट है, क्योंकि अब अरावलीज ये ऐसा एक बैरियर है जो कि अब डेजर्ट को कंट्रोल कर रहा है, राजस्थान के डेजर्ट को कंट्रोल कर रहा है फ्रॉम रीचिंग द नॉर्दर्न बेल्ट्स। ठीक है, तो 4 स्टेट्स के थ्रू अरावलीज यहाँ पर पास होती है। ठीक है, 4 स्टेट्स में स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली काउंट होता है, हरियाणा काउंट हो रहा है, गुजरात, एंड इवन की अगर आप देखोगे कि महाराष्ट्र के सर्टन रीजन्स। ठीक है, तो अब हमारे पास दिल्ली, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान, ये 4 हमारे पास ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे अरावलीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये 4 स्टेट्स के अंदर भी अगर आप अरावलीज की देखो एक्सटेंट को, तो उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे, चलो एक तो मानसून से तो पैरेलल है ही है, चलो इतना वो मैटर नहीं करता, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए भी अगर आप देखो तो
उस वजह से भी अरावलीज एक बैरियर की तरह एक्ट करती हैं। दूसरी चीज़ है कि इवन कि जो राजस्थान वाला रीजन है या इवन जो थार डेजर्ट है वो एक्सपैंड कर सकता है फर्दर मोर टू द रीजन अगर अरावलीज की प्रेजेंस ना हो, ठीक है। तो अब इसी वजह से सरकार का जो माइनिंग को परमिशन देना एंड एवरीथिंग वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अपने आप में ही है। तो इसी के बेसिस पे अब जो प्रोटेस्ट है उसमें भी यही चीज़ बोली गई कि थार डेजर्ट दिल्ली तक स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, कि इवन की मेजोरिटी यानी कि 90% ऑफ द अरावलीज जो है वो 100 मीटर से कम हाइट पे है, ठीक है। तो जो कि अब नई डेफिनेशन ऑफ अरावलीज के अंडर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब यही है कि मेजोरिटी ऑफ द अरावलीज को आप माइनिंग के लिए यहाँ पर अलाउ कर दोगे, कि ये मिसलीडिंग जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं कि सरकार जो है मिसलीड कर रही है किसको, लोगों को गुमराह करते हुए कि हाँ हम तो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। 0.19% जो कि लास्ट हमने डिस्कस किया था ऑफ द अरावली, सिर्फ उसको ही माइनिंग एंड क्वायरिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, कि अभी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो व्हाट इज़ द प्रॉमिस कि आप आगे जाके पूरी की पूरी अरावलीज को यहाँ पर सेल नहीं करोगे, ठीक है। तो पोलिटिकलाइजेशन भी है इस चीज़ को लेकर, बट प्रोटेस्ट जो है इन जनरल ऑल्सो दे आर इंक्लूडेड। तो हरियाणा एंड दिल्ली की गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू अरावली। तो अब क्वेश्चन क्या है, identify the incorrect statement in context of recent issue related to the Aravallis, comprehensive inclusion of landforms, cluster based definition of ranges, landscape level conservation, freeze on new and existing mining leases। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमने न्यूज जब डिस्कस की थी हमने ये बोला था कि कोई नए यहाँ पर माइनिंग के लिए लीज नहीं अलाउ किया जाएगा, एग्जिस्टिंग वाले जो है सिर्फ वही क्वायरिंग एंड माइनिंग को कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल सी ये बात थी। कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूजन ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑब्वियसली डेफिनेशन दी है। क्लस्टर बेस के बेसिस पे आप देखो अरावली हिल और अरावली रेंज जो है दोनों की यहाँ पर 100 मीटर एंड 500 मीटर्स रिस्पेक्टिवली जो हाइट है वो डिस्कस की गई है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट था आपका लैंडस्केप लेवल कॉन्जर्वेशन, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर कॉन्टिगुअस इसको जियोलॉजिकल रिच की तरह कंसिडर किया जाएगा, इंडिविजुअली एक एक अरावली हिल को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जा रहा, कॉन्टिन्यूसली इसको यहाँ पर एक एंटायर लैंडस्केप की तरह कंसिडर किया जा रहा है। देन उसके बाद फ्रीज ऑन न्यू माइनिंग लीजेस थी यहाँ पर, ठीक है। एग्जिस्टिंग वाले जो है दे कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑन दैट। देन पुतिन इंडिकेटेड दैट रशिया कुड बी ओपन टू अ टेरिटरी स्वैप। तो अब जो पुतिन है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है रशिया की प्रेस को ही, जिन्होंने न्यूज़ छापी है, उन्होंने बोला कि हमारी जो अभी कॉन्वर्सेशन विद यूक्रेन इज अंडर वे, तो जो 20 पीस पॉइंट प्लान है उसके अकॉर्डिंगली अभी हमने तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है कि डोनेस्क रीजन जो है या डॉनबास रीजन एटलीस्ट हमें पूरी की पूरी चाहिए, ठीक है। डॉनबास रीजन बिलोंग्स टू रशिया इन एट एनी कॉस्ट, बट उन्होंने ये बोला कि हाँ हम थोड़ा सा लेवरेज इस पॉइंट पे दे सकते हैं एंड वी हैव नेवर डिनाइड कि ये नहीं होगा कि हम एक्सचेंज नहीं कर सकते एरिया को, ठीक है। तो थोड़ा सा वो ऐसे बेट फेंकने वाली बात है ना। तो अब ब्रेड क्रमिंग जेंजी की लैंग्वेज में जैसे हम बोलते हैं उसको, है ना, तो ब्रेड क्रमिंग कर रहे हैं यहाँ पर पुतिन। उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है आने वाले टाइम में कि रशिया की भी कुछ रीजन जो है इन एक्सचेंज टू द डॉनबास रीजन हम यूक्रेन को दे दें। तो वी हैव नॉट रूल्ड आउट दैट पॉइंट एज वेल। तो द यूक्रेनियन शुड ऑल्सो कंसिडर दिस फैक्ट कि हम रशिया के कुछ रीजन उनको देने के लिए भी तैयार हैं। देन चाइना हिट्स यूएस डिफेंस फर्म्स विद सैंक्शंस ओवर आर्म्स सेल्स। तो अब यहाँ पर चाइना का मेजर मुद्दा यूएसए के साथ चल रहा है, चलो टैरिफ वाला तो है ही है, बट इन रिटर्न ऑफ दैट अगर आप देखो जापान को यहाँ पर अलाई की तरह यूएस का सपोर्ट करना अगेंस्ट ताइवान ऑल्सो, है ना। एंड ताइवान को भी यहाँ पर बिगेस्ट मिलिट्री जो है एड दैट इज ऑफ $10 बिलियन, ठीक है, जो कि दी जा रही है यूएसए के द्वारा। उनकी अभी लेटेस्ट डील जो यहाँ पर फाइनलाइज भी हुई है विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अब चाइना ने वॉर्न भी किया था यूएसए को, बट अगेन यूएसए हटता तो है नहीं इस चीज़ को लेकर। तो ताइवान ने क्या किए मुद्दे को लेकर, यहाँ पर चाइना ने कोई भी ऐसी कंपनी जो कि अब यूएसए से एसोसिएटेड है एंड स्पेसिफिकली आर्म्स से रिलेटेड एसोसिएटेड है, अपने बिजनेस को कैरी आउट कर रही है, ठीक है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं चाइना के द्वारा कि आपके बिजनेस अब चाइना में चल रहे हैं, बट आप हमारे एनिमी कंट्री या एनिमी टेरिटरी को जिनके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो इस वजह से हम आपको सैंक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर बहुत सारे मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका नाम शामिल भी है, ठीक है। सिंपल सी ये न्यूज़ थी। देन एनालाइज पास्ट ईयर्स टेरर केसेस एंड बूस्ट कैपेबिलिटीज सेज शाह। तो अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एनीवन के एक आप कह सकते हो इवेंट को वो यहाँ पर गए थे, ठीक है। तो एंटी टेररिज्म को लेकर यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइज किया गया था फंक्शन, तो वहाँ पर आप देखोगे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस वगैरह ये सब जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो उन्होंने बोला कि पिछले साल के कुछ 1-2 सालों को आप उठाकर देखो कि इंडिया की रेजिलियंस क्या है एंड क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं जिससे टेररिज्म जो है नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फिजिकल पर्सन या टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है, उनकी तरह ऑपरेट तो करते ही करते हैं, बट और किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति जो है वो इनिशियली क्राइम क्यों करता है, क्योंकि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है। अब धीरे धीरे करके वो जो एक व्यक्ति है वो उनका ग्रुप बन जाता है इंडिया के अंदर ही। अब अगर वो पैसा एक्स्ट्रा कमाने लग जाए तो वही जो ग्रुप का लीडर है वो फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अमीर बन चुका है। तो वहां पर अमीर होने की वजह से वो ऑर्गेनाइज क्राइम के जो कार्टल्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में आता है, एंड धीरे धीरे करके जो एक व्यक्ति से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या इवन के छोटे मोटे जो केसेस हैं शुरू हुए थे, करते करते वो एक ऑर्गेनाइज जो है रैकेट बन जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस कीजिए कि ये जो प्रोसेस है इसको इनिशियली कैसे रोका जा सके, ताकि ये बड़े जो है मुद्दे में या ऑर्गेनाइज क्राइम में पूरे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर किसी तरीके से पार्ट ना बन पाए, या अर्ली एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन इसकी हो सके। एंड आप, उन्होंने बोला कि अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा माइंड को ग्रिल कीजिए कि किस तरीके से ये जो कैपेबिलिटीज़ है टेररिज्म की वो कैसे बूस्टअप हो सकती हैं, कि आपको उनके दिमाग से आगे चलना पड़ेगा तभी आप उनको मिटिगेट कर पाओगे। तो इंडिया जो है अभी तक, कहते हैं उन्होंने कि इंटेलिजेंस ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, कि अब इजीली, अब रिसेंट जो भी दिल्ली में केस हुआ था उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत जल्दी हुई और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से की गई एंड कल्प्रिट्स को पकड़ा गया। तो उन्होंने उनको सराहना भी की है इंटेलिजेंस की, यानी उनकी पुलिस डिपार्टमेंट की भी। बट उन्होंने कहा कि आगे के लिए हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, एंड किस तरीके से चोर किस तरीके से सोचता है या इवन एज अ टेररिस्ट किस तरीके से अगर सोचता है, हम उनसे 2 या 3 कदम आगे सोचेंगे तभी हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे इन सब चीज़ों की। तो उन्होंने बोला कि ग्रिलिंग कीजिए, अपने अपने इनपुट्स जो है वो हमें प्रोवाइड कीजिए, एंड उसी के बेसिस पे हम और ज़्यादा चीज़ों को रिफाइन कर पाएंगे। एंड अगेन न्यूज़ में आया हमारे पास NAT-ग्रिड, ठीक है। तो उन्होंने बोला NAT-ग्रिड जो है उसको बिल्कुल यूज़ कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है डेली बेसिस पे इसको ऑपरेट करते हुए वही इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड कीजिए, ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन की जा सके और भी आसान तरीके से। देन मीडिएशन इज अ सक्सेसफुल कॉस्ट इफेक्टिव टूल, सेज CGI। कल हमने मीडिएशन पे बहुत ज़्यादा बात की थी, आर्बिट्रेशन की जब मैंने आपसे बात की थी, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मैंने वो बोला था। एंड फाइनली इंडिया के अंदर भी ADR की तरह हम यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंडर जो है नेगोशिएशन, मीडिएशन, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। वेरियस टूल्स आएंगे मीडिएशन, ठीक है, या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर। तो उन्होंने अब जो CGI है वो भी अगेन एक इवेंट पे ऑर्गेनाइज जो किया गया था सोलली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडिएशन, उसको अब एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला कि मीडिएशन जो है एक वीक चीज़ नहीं दिखाता है। मीडिएशन का बेसिक पर्सपेक्टिव इज कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की बात को समझे, दूसरी पार्टी पहली पार्टी की बात यहाँ को समझे। तो इसी तरीके से यहाँ पर किसी तरीके का फाइन नहीं लगता है किसी पार्टी के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोली कि दोनों पार्टीज आपस में सेटलमेंट करती हैं जहाँ पर दोनों का ही हक यहाँ पर रखा जाता है। वेराज अगर आप कोई कोर्ट के अंदर केस देखते हो तो वहां पर एक विनिंग पार्टी होती है, एक लूजिंग पार्टी होती है। वेराज कि अगर मीडिएशन देखें तो वहां पे दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है, ठीक है, कि कोई आपके ऊपर ऐसा कोई मेजर फॉल्ट भी नहीं डाला जा रहा, ठीक है, कि आपस में बैठकर सहमति से अगर शांति से बात सॉर्ट हो रही है तो कोर्ट के केसेस की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब ये एक, यू कैन से कि टॉकिंग इट आउट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, कि जो आपस में अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए वो रिस्पेक्ट बनी रहती है, ठीक है, एक दूसरे के अंदर के लिए प्रति वो ईर्ष्या नहीं रहती है, ठीक है। तो दोनों विन विन सिचुएशन के अंदर होते हैं कि कुछ एक का फायदा हो जाता है, कुछ दूसरे का फायदा हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इट इज नॉट अ वीकनेस, इट इज अ प्लस पॉइंट, कि हमारे पास मीडिएशन जैसे सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो हमारा एक पावर है कि ह्यूमन ब्रेन्स में, या आप कह सकते हो कि ह्यूमंस के पास ये पावर है कि एक दूसरे की गलतियां एडमिट करके अगर चीज़ों से अगर आप मूव ऑन कर सकते हो इजीली, तो इट इज़ अ विन विन फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज या बोथ साइड्स ऑफ द पार्टी। तो इसी वजह से उन्होंने यही चीज़ बोला कि मीडिएशन जो है बहुत हाई लेवल तक सक्सेसफुल है भी, एंड आगे और ज़्यादा सक्सेसफुल की जा सकती है बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस, किस तरीके से उसके ऊपर की जा सकती है। तो प्लस उन्होंने यहाँ पर लॉन्च भी किया है एक इनिशिएटिव को, मीडिएशन फॉर नेशन इनिशिएटिव, जो कि अब कंज्यूमर्स ऑफ जस्टिस बट ऑल्सो फॉर डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स की बात करता है, ठीक है, कि स्टेक होल्डर्स यहाँ पर कौन कौन है, ठीक है, कि जिस व्यक्ति ने कुछ किया है, एंड मेजरली अगर आप देखो कंज्यूमर्स ऑफ जस्टिस जो चाहते हैं, सीख कर रहे हो उस प्रति व्यक्ति से कि कुछ भी हमें कुछ रिड्रेसल उनके तौर पे मिल सके, ठीक। तो आपस में आप क्या बैठकर ये बात को सॉर्ट कर सकते हैं। देन सेंटर रेजेस H1B वीजा इंटरव्यू कैंसिलेशन इशू विद USA। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अब बहुत सारे ऐसे इंडियंस है ना, अब H1B वीज़ा के अकॉर्डिंगली बहुत सारे जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है, अमाउंट को बढ़ा दिया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पब्लिक करने की बात की जा रही है एंड वॉट नॉट, है ना। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके US के वीज़ाज के लिए इंटरव्यू शेड्यूल थे, एंड रैंडमली उनको कॉल आती है US एम्बेसी की तरफ से, वीज़ा ऑफिस की तरफ से, कि उनकी जो अब अपॉइंटमेंट्स हैं वो अब मई नेक्स्ट ईयर तक फॉरवर्ड कर दी गई है विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे लोग काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि देखो कि वीज़ा, पहली बात तो वीज़ा इशू करना
एक पर्टिकुलर कंट्री का खुद का राइट होता है, तो हम सिर्फ वहां पर उस पर क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन उनका होगा, क्योंकि आप उनकी कंट्री में उनकी सॉवरेनिटी वाली रीजन के अंदर जा रहे हो। ठीक है, कि हमने सिर्फ ये इशू को रेज किया है। प्लस अगर आपका ये मुद्दा जो है कुछ और बेसिस पे होता तो हम डिस्कस कर सकते थे, बट वीजा रिलेटेड जो भी हमने इशूज है उसको फ्लैग कर दिया है विद द यूएस एम्बेसी और विद द यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोग जो है बेसिकली अभी भड़के हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू कि उनकी जो अपॉइंटमेंट्स है वो कैंसिल कर दी गई विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। देन विल इंडियन स्टिल राइड गोल्ड वेव इन 2026? तो ये न्यूज के अंदर मेजर पॉइंटर्स मैं आपको बता देती हूँ। गोल्ड की बात की जा रही है, एंड देन आपको ETF के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, ETF इज आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। देन उसके बाद आपका आता है कि बाकी सारे आपका जो इक्विटी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड देन इंक्रीज क्या हुआ था, एंड फ्यूचर क्या है ETFs का व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली गोल्ड। चलो, पहली चीज है कि गोल्ड आपको पता है एक ऐसा मेटल है जो कि अभी तक लैब ग्रोन तरीके से नहीं बनाया गया है। ठीक है, वेराज अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इवन डायमंड, जिसकी वजह से अब उसकी वैल्यू भी थोड़ी बहुत लूज हो गई है, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल डायमंड थोड़ा बहुत, जो कि अब लैब ग्रोन डायमंड्स के कंपटीशन की वजह से थोड़ा सा उनकी वैल्यू डाउन हो गई है। रीसेल वैल्यू जनरली डायमंड की कम रहती है। बट अब गोल्ड का इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है, गोल्ड का इंपॉर्टेंस क्यों रहा, क्योंकि पहली चीज तो अब यूएस के जो टैरिफ्स लगाए जाने बहुत सारे नेशंस पे इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, है ना। तो अब क्या हुआ था कि जो हमारे RBI हैं, ठीक है, एक तो टैरिफ वाली सिचुएशन आई, उसकी वजह से हमारी मार्केट में वॉलिटिलिटी हो गई। दूसरी चीज ये है कि मेजरली RBI एंड इवन के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं कि जस्ट बिकॉज वो डॉलर को कम्पीट यहाँ पर करना चाहते हैं, डॉलर के ऊपर कॉम्पिटेंसी यहाँ पर ज्यादा नहीं रखना चाहते, डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते, तो वो गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ RBI ने भी अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ाया। तीसरी इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड इन इंडिया इज एज एन ऑर्नामेंट, एंड इंडिया का जो मटेरियलिज्म या इवन की जो इंडिया का आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट वो एक रोल है कि गोल्ड होना ही चाहिए सबके पास, है ना, वो चीज़ है। तो इस वजह से गोल्ड की परचेज जो है वो इंडिया के अंदर दैट नेवर गोज डाउन। तो ये चीज़ें जो है मेजरली आपको बताते हैं कि गोल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है या क्यों रही 2025 के अंदर इंडिया के लिए। तो क्या यही पैटर्न जो है 2026 के अंदर फॉलो होगा या नहीं, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको इंक्लूड करने की जरूरत है कि मार्केट में जो वॉलिटिलिटी आई ना, उसके बाद जो इक्विटी भी है, अगर आप हमारी देखो, जैसे कि शेयर मार्केट है, उसके अंदर अगर लोग व्यक्ति इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, हमने पहले भी ये चीज़ को डिस्कस किया था कि इंडिया की जो शेयर मार्केट है उसके अंदर FDIs का लिक्विडेट करना, अपना राइट या अपना जो शेयर है उसको बेचकर जाना है, एक ये चीज़ भी दिखाता है कि इंडिया के जो शेयर्स हैं वो बहुत महंगे हैं, बहुत ओवर प्राइस्ड है। ठीक है, वो ओवर प्राइसिंग की वजह से अब क्या हो रहा है कि उनको खरीदना मुश्किल हो गया और उतने रिटर्न यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, है ना। तो अब वही इक्विटी प्लस वॉलिटिलिटी, इक्विटी महंगी होना मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति मेरे और आपके जैसा शेयर नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है हमारी इक्विटी, है ना, मार्केट करेक्शन रिक्वायर्ड है इंडिया के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज ये यहाँ पर हो गई, वॉलिटिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब एक व्यक्ति क्या करे, वो गोल्ड भी परचेज नहीं कर पा रहा, गोल्ड का जो प्राइस है वो तो बढ़ता जा रहा है बेस्ड ऑन द डिमांड एंड वॉलिटिलिटी की सिचुएशन से। तो अब उन्होंने क्या किया, अब गवर्नमेंट जो है वो ETF का आइडिया इंट्रोड्यूस कर चुकी थी पहले। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमोडिटीज के अंदर डील करते हैं। ETF का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड्स होते हैं, इसका मतलब है कि गोल्ड की जो आज की प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका कुछ हिस्सा डेली, मंथली या इवन हाफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डेली बेसिस पे अगर आप देखो, गोल्ड की जो ETF की वैल्यू 100 से 150 रुपए के बीच में रही इंडिया के अंदर। ठीक है, जो कि एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा ईजी है टू परचेज एज कंपेयर टू एक शेयर जो कि उसको इतना रिटर्न भी नहीं दे रहा है। तो इस साल इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60% रिटर्न जो है वो गोल्ड दे चुका है। ठीक है, एंड ETF सिल्वर के केस में भी हमने, अगर हम ETF की बात करें तो दिवाली के टाइम पे फिजिकल सिल्वर इतना अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है, गोल्ड जो है आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि एक्चुअली में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो हम इस गोल्ड को अगर लेना चाहें फिजिकली भी मार्केट में हम जाकर ले सकते हैं, है ना। तो एक आप कह सकते हो एश्योरेंस, या एक व्यक्ति जो कि इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, उसका ट्रस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे शेयर मार्केट के अंदर अगर आप देखो कि शेयर का प्राइस कभी डाउन ही जाता जा रहा है, निफ्टी जो है वो भी अभी ऑल टाइम लो पे था। तो इसी वजह से ये जो गोल्ड है उसकी रैली 60% तक रिटर्न इस बार दे गई। बट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2026 के अंदर ये रैली रहेगी, बट ये रैली का जो रेट है वो ऑल टुगेदर कम हो जाएगा।
इस बार 60% रिटर्न अगर उन्होंने दिया है तो बोला है वो यही बोल रहे हैं, तो 10 से 20% के बीच में जो रिटर्न है वो गोल्ड इस साल देगा, कि इतना ज़्यादा वो रैली नहीं करने वाला, क्योंकि एक पीक पॉइंट जो है वो हर एक चीज़ का आ गया है, तो वो गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी वो पीक पॉइंट पहुंचा जा चुका है। बट वेयर एज गोल्ड को अगर हम इंटरनेशनली RBI या इवन सेंट्रल बैंक्स जो हैं अगर कंजर्व करते भी हैं, तो इन द लॉन्ग रन अगर आप देखो तो हाँ ऑब्वियसली गोल्ड आपको रिटर्न देगा ही देगा, बट उस पेस से नहीं देगा जितना उसने 2025 के अंदर दिया। ठीक है, सिंपल सी आपकी न्यूज थी जो मैंने आपको समझाई है। देन हाउसिंग सेल्स ड्रॉप 14% इन 2025, तो इसके अंदर भी मेजर पॉइंटर्स आपको ये देखने हैं कि जो इवन सिटीज लाइक पुणे, ठीक है, मुंबई, अलॉन्ग विद दैट ऑफ यू कैन से 7 टॉप जो सिटीज यहाँ पर मानी जा रही हैं, ठीक है, पुणे आ गया, बैंगलोर आ गया, MMR आ गया, है ना, एंड मुंबई आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो या टॉप 7 सिटीज ऑल टुगेदर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो हाउसिंग की जो सेल्स है, रेजिडेंस की जो सेल्स है वो ड्रॉप हो गई हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि रिटर्न्स है फिर भी वो ज़्यादा आए हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं। यानी कि अगर एक यूनिट 1 लाख रुपए की बिकती थी पिछले साल सपोज कीजिए, ठीक है, एंड पिछले साल के अंदर वही एक यूनिट जो है वो अब कितने की हो गई, 2 लाख की हो गई। ठीक है, तो वो यूनिट परचेज करने वाले लोग चाहे कम हो, ठीक है, पिछले मतलब 2023 का अगर आप सपोज करो कि डेटा कह रहा है कि एक यूनिट 1 लाख रुपए का है, एंड वही जो एक यूनिट है वो 2024 के अंदर कितना 2 लाख का हो गया। तो अब 10 लाख कंप्लीट करने के लिए पहले 2023 में 10 लोग लग रहे थे, अब 2024 के अंदर वही चीज 5 लोग कर सकते हैं। तो रिटर्न जो है वो ज्यादा है क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, बट अब जो नंबर ऑफ बायर्स हैं, जो परचेजर्स हैं, वो 14% तक गिर चुके हैं 2025 के अंदर एज कम्पेयर टू 2024। तो इसके पीछे का रीजन उन्होंने यही बोला है कि इवन के जो प्रॉपर्टी के रेट्स है वो बढ़े, उसके बाद जो कंज्यूमर है वो वॉलेटिलिटी को देखते हुए उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसने इन्वेस्टमेंट कहीं और कर दी, जैसे कि अभी पिछली न्यूज में डिस्कस किया गोल्ड के अंदर स्पेसिफिकली। ठीक है, प्लस उन्होंने ये चीज बोली कि अब आगे आने वाले सेक्टर्स में ये चीज जो है ये बताती है हमें कि जो हाउसिंग सेक्टर है वो बूस्ट ले सकता है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इन परचेजिंग प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड अप। ठीक है, एंड जो बेसिक अब उनको प्रॉपर्टी चाहिए थी एज पर दिस सर्वे 1 से 2 करोड़ के बीच में कहीं पे प्रॉपर्टी अगर कोई लाइक करती है, ठीक है, तो उसके अंदर लोगों की रुचि यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्लस उन्होंने बोला कि अब RBI जो है अगर इंटरेस्ट या इवन लोन्स जो है ऑन हाउसिंग सेक्टर अगर कम कर दे तो लोग में भी परचेज कर पाएंगे और ज्यादा रेजिडेंसेस को, ठीक है, जो कि इस साल यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ऑल टुगेदर न्यूज इज हाउसिंग इन द हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो सेल्स है वो ड्रॉप हो चुकी है 14% से। देन गवर्नमेंट टू कंटिन्यू विद इट्स रिफॉर्म्स बूस्ट ईज ऑफ लिविंग। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली ईज ऑफ लिविंग इंडिया के अंदर यहाँ पर प्रमोट कर रही है। कैसे कि GST के रिफॉर्म्स उन्होंने कम कर दिए, यहाँ पर आपकी जो टैक्सेशन लॉज है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। लेबर कोड्स जो है वो आपके पहले 10-15 तरह के कोड्स हुआ करते थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ 4 पे रह गए हैं। ठीक है, आपका आप कह सकते हो टैक्सेस की जब हम बात कर रहे हैं उसकी जो बार है वो 12 लाख तक बढ़ा दी गई है, कि जो अब आप कह सकते हो कि जो मीडियम रेंज वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो 12 लाख तक ईजिली जितना मर्जी कमाएं उनको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट जो है एक तो लैंग्वेज ऑफ लॉ उसको ईजी कर रही है, ईज ऑफ लिविंग इन इंडिया कर रही है। क्यों? क्योंकि टैक्सेस जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। GST रिफॉर्म्स अगर आप देखोगे उस वजह से जो खाना है वो सस्ता हो चुका है, फूड प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते हो चुके हैं। तो इसी तरीके से सरकार आने वाले टाइम में भी काम करती रहेगी, एंड दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ओनली, क्योंकि वाजपेयी जी का बर्थडे जरूर 25 दिसंबर को था, बट ये पूरा का पूरा हफ्ता अगर आप देखोगे तो उसको गुड गवर्नेंस वीक की तरह ही कंसिडर किया जाता है। देन UIDAI टू एक्सपैंड फुल सर्विस आधार सेंटर्स टू 473 बाय सितंबर, CEO की तरफ से स्टेटमेंट आई है। तो अब UIDAI जो है आधार हमारा हमें एलोकेट करता है। ठीक है, तो आपका जो नंबर है 12 डिजिट्स का ये नंबर होता है। 12 डिजिट्स के नंबर के अकॉर्डिंगली अब क्या होता था कि पहले जो नए बच्चे हैं यानी कि जो न्यू बॉर्न्स हैं बच्चे, उनकी तो रजिस्ट्रेशन ईजिली यहाँ पर हो जाती है सेंटर्स के अंदर, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जो कि अब नहीं कर पाते हैं रजिस्टर आधार के लिए, जहाँ पर आधार के लिए फैसिलिटी इंटीरियर्स ऑफ इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं हो पा रही है, अब उसको भी सरकार यहाँ पर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आधार से रिलेटेड जो फिजिकल सेंटर्स हैं उनका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं या बॉर्डरिंग नेशन से हम लोग कई बार ना माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो माइग्रेट होने के बाद इंडिया का आधार मांगते हैं। ऐसे बहुत सारे मेजर केसेस आए जिस वजह से सरकार जो है आधार रिजेक्ट भी कर रही है। तो एक फिजिकल ऑफिस का होना, एटलीस्ट 1 ऑफिस
एज पर 2 डिस्ट्रिक्ट्स बाय सितंबर 2026 सरकार प्लान कर रही है, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि स्पाउस जो है अब वो इंटरनेशनल ओरिजिन के हैं, बट उनके जो हस्बैंड या वाइफ इंडियन ओरिजिन के हैं उनको आधार यहाँ पर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक आप कह सकते हो OCI स्टेटस के अंडर भी अगर आता है, वो फॉल करता है तो अब उसकी वजह से उनको आधार दिया जाएगा, क्योंकि इट इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड नॉट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो अब इसी के आप कह सकते हो कि आसपास जो चीज़ें रिवॉल्व करती जाएंगी एंड आधार जो है उसको फर्दर एक्सपैंड किया जा सकता है, बट ओनली टू द पीपल दोज हु हैव यू कैन से एनी कनेक्शन विद ओरिजिन टू इंडिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चलता फिरता उठ के इंडिया में आ जाए उसको आधार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं, सरकार ने बताया, जहाँ पे आधार की कैंसिलेशन भी की गई है लोगों की, क्योंकि वो दूसरे नेशन से आए थे और उनका आधार बना दिया गया था। क्योंकि क्या था कि अब फिजिकल ऑफिस प्रेजेंट नहीं थे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वजह से वो सैंक्शन हो गया, तो इसी वजह से फिजिकल ऑफिस को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। देन इंडिया स्मॉल बिजनेस क्रेडिट रेजिलिएंट एंड पर्क्ड अप, यहाँ पर ये बोला है कि MSME सेक्टर जो है, स्मॉल बिजनेसेस जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है, उन्होंने एक मेजर बूस्ट यहाँ पर देखा है। क्रेडिट जो है उन्होंने लीज किया है, दिया है, वो मार्केट जो है, वो सेक्टर जो है कितने 16.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस की वजह से इंक्रीज हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे कि यही फाइनेंसिंग सेक्टर के अंदर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, आउट ऑफ द टोटल इंक्रीज 90% इंक्रीज क्रेडिट फैसिलिटीज में सोल प्रोप्राइटर्स की वजह से आया है। बाकी जो आप कह सकते हो कंपनीज हैं वो बाकी 10% शेयर है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक है, प्राइवेट बैंक्स है, उनका शेयर था, फॉलोड बाय पब्लिक बैंक्स एंड देन NBFCs। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है, बस आपको सिर्फ ऑर्डर देखना है। 16.2% से ईयर ऑन ईयर यहाँ पर राइज हुआ है। टॉप पे अगर आप देखोगे सोल प्रोपराइटर्स हैं, फिर देन आपके पास कंपनीज आ जाती हैं, देन प्राइवेट बैंक्स आते हैं, पब्लिक बैंक्स आते हैं, फिर उसके बाद आपकी NBFCs आती हैं। बस ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। देन बैरियर फ्री टोलिंग सेफ्टी टॉप एजेंडा फॉर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। तो अब बैरियर के बगैर जो टोल्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, ठीक है। उन्होंने बोला बट स्टिल जो अब रोड रेजेस होती है, वन एक्सीडेंट जो हाईवेज के ऊपर अंदर होते हैं, वो उनको भी रोकना भी सरकार का यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो उसके ऊपर भी सरकार यहाँ पर काम करेगी एंड आने वाले साल में हो सकता है नेक्स्ट ईयर सरकार तोहफा दे विद मेजर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रोड डेवलपमेंट, हाईवेज की डेवलपमेंट, जिसके अंदर दिल्ली एंड मुंबई का लॉन्ग अवेटेड हाईवे है जो कि कंप्लीट होना है, इनफैक्ट शुरू भी होना है, क्योंकि वो बहुत सारे पीसेस, बिट्स एंड पीसेस में यहाँ पर काम चल रहा है ना। उसको फाइनली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर काम कराना शुरू करेगी रिलेटेड टू दैट। तो 2026 के अंदर सब्सटैंशियली सरकार चाहती है कि जो रोड से रिलेटेड एक्सीडेंट्स है उसको कर्ब किया जा सके, तो सर्वेलेंस उस पर बढ़ाई जाएगी नेशनल हाईवेज पे एंड अकॉर्डिंगली जो बूथ हैं, जो टोल्स हैं, उनको बेटर या रिफाइन किया जाएगा। द नॉर्म्स फॉर ओपनिंग कोल माइंस नोटिफाइड, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो कोल माइन को यहाँ पर वापस से खोलने के लिए परमिशन दे रही है। वो कोल माइन जो 180 या उससे ज़्यादा दिनों से बंद है, ठीक है, बट उससे पहले जो कमीशन है उसकी परमिशन लेनी ज़रूरी होगी। बोर्ड बनेगा, ठीक है, उसकी परमिशन लेनी ज़रूरी होगी, बट बोर्ड भी फॉर्म तब होगा एक कंपनी का जब उसके पास प्रायर अप्रूवल होगी आइदर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंडिंग अपॉन द लॉ, ठीक है। तो वो परमिशन अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है तो उसके बाद बोर्ड बनेगा उस कंपनी का, उसको वापस से रिज्यूम करना है या नहीं करना है, उसके बाद वो ऑपरेशंस उसी के अकॉर्डिंगली डिफाइन होंगे। देन गवर्नमेंट टू फोकस ऑन स्टील इनपुट, कि अब 2030 तक 300 मिलियन टन की कैपेसिटी स्टील मेकिंग इंडिया यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। आत्मनिर्भरता इन स्टील ऑल्सो, ठीक है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है या फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। देन इजराइल टारगेट्स हेजबुल्ला वेपन्स डिपो इन सीरीज ऑफ लेबनन अटैक्स। आपको पता है हेजबुल्ला को अब डायरेक्टली यहाँ पर इजराइल टारगेट कर रहा है, ठीक है, तो किसी ऐसे सिविलियन अटैक यहाँ पर तो कैरी आउट नहीं किया जा रहा। तो इजराइल हेजबुल्ला के जितने भी ऐसे एरियाज हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और एक और अटैक यहाँ पर कैरी आउट किया गया। देन जेलेंस्की सेज ही विल मीट विद ट्रम्प इन फ्लोरिडा ऑन संडे, ठीक है। तो अभी फाइनल उन्होंने ये चीज़ बोली कि 90% जो 20 पीस पॉइंट प्लान है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कि ब्रोकर किया जा रहा है USA के द्वारा, उसके ऊपर 90% काम जो है वो हो चुका है एंड बाकी जो भी अब इश्यूज हैं, ग्रीवेंसेज है विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन इन द फ्यूचर, उसके ऊपर डिस्कशन अगर उनकी ट्रम्प से हो जाती है एंड इफ ही सैटिस्फाइड तो ये पीस प्लान हो सकता है आने वाले टाइम में हमें होता हुआ दिखे। एंड इन एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स अगर हो रहा है तो वो और भी अलग बात यहाँ पर होगी अगर रशिया ने उसके ऊपर एग्री किया है। तो 2026-2027 के बैचेस फॉर UPSC आर
प्रेजेंट विद अस। तो हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-3043, अगर आप बैच की इंक्वायरी करना चाहते हैं इस पर आप कॉल कर सकते हैं। cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम ही ईमेल आईडी है, सेम वेबसाइट है, दैट इज www.sleepyclasses.com। तो इस पे भी जाकर आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। यूपीपीसीएस का बैच भी हमारे पास अवेलेबल है फॉर 2026 प्रीलिम्स एंड मेंस। तो हिंदी एसएस में हम नहीं कवर करा रहे हैं, ठीक है, बाकी आपका सारा का सारा सिलेबस जो है यहाँ पर कवर्ड होगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।